एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर थोड़ा-सा मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करा रही हूँ। काफ़ी दिनों पहले एक एस्पिरेंट ने कमेंट सेक्शन के अंदर लिखा था, लेकिन आप कुछ भी लिखते हो तो मुझे याद रहता है, मैं भूलती नहीं हूँ। थोड़ा-सा टाइम या लग जाता है वीडियोज़ वगैरह बनाने में या पीपीटीज़ वगैरह बनाने में या अरेंज करने में। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के सिलेबस में देखेंगे तो लिखा हुआ है पर्टिकुलरली, और इसमें से क्वेश्चन भी पूछा गया है। मैंने आपको 2022 वाले पेपर कराए थे और 2022 के पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी आप देख सकते हैं। आप आरपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वो बनी हुई है प्लेलिस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर लिया है। मैंने ये भी बताया कि कौन सा क्वेश्चन किस क्लास से आया है और किस सब्जेक्ट से आया हुआ है, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन बड़ा इजी आया था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही, आज उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, हाँ जी, देखिए, तो ये हमारे कुछ बेसिक्स हैं। बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, बिना बेसिक्स के देखो समझ में आएगा नहीं। बेसिक्स में ये आता है, जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था वो यही था कि एक प्रॉमिस एंड एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यही लाइन थी कि बताइए ये क्या होगा। तो देखो, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखिए, एक होता है ऑफर, फिर होता है एक्सेप्टेंस। जब सिर्फ इतना ही है ना। मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप मुझे एक घर दे दीजिए, बेच दीजिए। आपने कहा ठीक है, मैं बेच देता हूँ। सो ऑफ़र मैंने आपको दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट बन गया, यानी कि एक प्रॉमिस हो गया है या कुछ प्रोमिसेस हो गए हैं, लेकिन कुछ कंसिडरेशन भी है। जैसे कि आपने कहा कि ठीक है, मेरा जो घर है वो करीब करीब 95 लैक्स का है, आप 95 लाख रुपीज़ मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। सेक्शन 2E के अकॉर्डिंग ये एग्रीमेंट बन गया। ठीक है, एग्रीमेंट बन गया, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। अगर हम इसे लॉ से इन्फोर्सेबल कराएंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कुछ दिनों बाद कहा कि मैं तो आपका घर नहीं खरीदना चाहती हूँ, लेकिन अगर यही बात जो है वो आपने क्या करवाई होती, मुझे 500 रुपये का एक स्टैम्प लिया होता, आप गए होते कोर्ट के अंदर और कोर्ट में आपने 500 रुपये का स्टैम्प बनवाया होता और आपने उस पर मुझसे लिखवा लिया होता कि मैडम आपने मेरा जो घर है वो खरीदने की बात कही है 95 लैक्स की, और आपने 3 महीने का मुझसे टाइम मांगा है, अब आप खरीद नहीं रहे हो, तो मैंने बाकी पार्टीज़ को भी मना कर दिया। समझ गए। सो दिस इज, ये जो 500 रुपये का स्टैम्प जो बनवाया गया है ना, तो इससे मैं इन्फोर्सेबल हो गई, यानी कि लॉ जो है ना वो यहाँ पर आ गया। तो अब ये सिर्फ एग्रीमेंट नहीं रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। सो सेक्शन 2H ये कहता है कि मैंने आपको ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, हमारे बीच में कंसिडरेशन भी डिसाइड हो गई और साथ में कानून भी आ गया, यानी कि अगर वो बात नहीं हुई तो लॉ के थ्रू इन्फोर्सेबल होगा, यानी कि जो भी फाइन वगैरह होगा वो पे करना पड़ेगा। सो दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर वो 500 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट, जो 500 रुपये का जो स्टैम्प है, आप मुझसे उस पर साइन नहीं करवाते हो, लिखवाते नहीं हो, तो यानी कि ये तो मैं कभी भी मना कर सकती हूँ, है ना। या आप भी कभी मना कर सकते हो, आप बोल दो कि अब तो मेरा जो घर है वो तो 1 करोड़ 20 लाख में बिक रहा है, तो फिर मैं अब आपको क्यों बेचूंगा। तो मैं तो कहूँगी ना कि भाई नहीं, आपने तो मुझे ये कहा था कि भाई हमें आप दोगे। सो इफ समथिंग इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, देन दैट इज कॉल्ड सोशल या एग्रीमेंट, डोमेस्टिक, रिलीजियस, नॉट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो अगर सेफ साइड है तो उसको लॉ से इन्फोर्सेबल कराओ, कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, और अगर आपको सेफ साइड नहीं चलना है देन डोंट इन्फोर्स इट बाय लॉ। सो ये हो गया अपना। हाँ, तो अब हम क्या कह सकते हैं, दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। क्या डिफरेंस है एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। तो एग्रीमेंट के अंदर तो यही पेपर के अंदर आया था, आपने कुछ प्रॉमिस किया है हमने एक दूसरे को, और बीच में कोई कंसिडरेशन भी है। कंसिडरेशन का मतलब कुछ लेना देना भी है, जैसे कि अगर मैं आपका घर ले रही हूँ तो फिर मुझे उसके बदले में आपको पैसे भी देने हैं, सो दैट इज़ कंसिडरेशन। तो जहाँ पे प्रॉमिस है, सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं और बीच में कोई कंसिडरेशन भी है, तो उसको बोलते हैं एग्रीमेंट। अगर इसी के साथ लीगल इन्फोर्सेबिलिटी भी आ जाती है, 500 रुपये वाला स्टैंप भी आ जाता है, तो यही एग्रीमेंट क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर। एग्रीमेंट के अंदर तो लीगल इन्फोर्सेबिलिटी इसका मतलब नहीं है, तो इसके अंदर लीगल ये हो भी सकता है और ये खाली सोशल भी रह सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट ही आते हैं। अब अगर हम लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें,
हाँ जी। अब अगर हम लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें तो इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, तो एग्रीमेंट के अंदर कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। एंड इट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट्स राइट्स टू पार्टीज, मतलब यहाँ पे आपके पास कोई राइट नहीं है कि आप मुझे कहीं पे स्यू कर सको या बोल सको कि मैडम आप फाइन दो, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो लीगल ऑब्लिगेशन है, 3 महीने के अंदर अंदर पैसे देने पड़ेंगे, अगर नहीं दिए तो फिर जो भी मीन्स मैंने जो भी मिनिमम अमाउंट पे करी होगी वो जब्त हो जाएगी। So a contract always grants certain rights to every party. Fourth point, all agreements are not contracts. Why? Because contract is a wider term. ये contract है, contract के अंदर agreement है प्लस legal enforceability है, लेकिन agreement के अंदर थोड़ी legal enforceability है। तो contract के अंदर तो सभी agreements आ गए, लेकिन agreements के अंदर सभी contracts नहीं आए हैं। So all agreements are not contracts, but all contracts are agreements. तो ये तो हो गया हमारा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसका बेसिक मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है। यस, तो नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट सम इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि अगर हमें कोई एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हाँ जी चलो ये थोड़ा मैंने अपनी वो साइड में कर दिया। देखिए, इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या खास बातें होती हैं। तो एज गिवन बाय सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 में क्या क्या लिखा हुआ है। एग्रीमेंट होना चाहिए, यानी कि प्रॉमिस होना चाहिए या एवरी सेट ऑफ प्रोमिस होने चाहिए, प्लस लॉफुल कंसिडरेशन भी होना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होनी चाहिए चीज़ें, फ्री कॉन्सेंट से, यानी कि ऐसा नहीं आपने मुझे कोएर्शन से या अनड्यू इन्फ्लुएंस से आपने मुझे कहा कि या तो मीन्स बंदूक की नोक पे आपने कहा कि या तो मेरे को मेरा घर खरीद लो 95 लाख में, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा नहीं होगा, फ्री कॉन्सेंट से, मैंने अपनी मर्जी से आपका घर खरीदने के लिए रेडी होनी चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़, मैं कॉम्पिटेंट हूँ भी या नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप किसी माइनर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मान लीजिए आपने कोई मुझे ऐसा घर बेच रहे हो जिसके प्रॉपर कोई कागज़ ही नहीं है, या वो जो घर है वो आपने खुद मतलब कब्जाई हुई ज़मीन है, तो लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं माना जाएगा। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वॉइड हो जाए। जैसे आप बोलो कि भाई ये घर जो है वो मैं आपको बेचना चाहता हूँ, लेकिन वो घर आपके खुद के ही नाम पे नहीं है, वो घर किसी और के नाम पे है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से ही वॉइड हो तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं होता। ये बातें सेक्शन 10 में लिखी हुई हैं। अब कौन सी बातें हैं जो कि सेक्शन 10 में नहीं लिखी हुई, तो सेक्शन 10 में देखिए क्या नहीं लिखा हुआ है। नॉट, लेकिन ये भी इसेंशियल तो मानी जाती हैं, लेकिन लिखा नहीं हुआ। टू पार्टीज़, अब आप बताओ कोई कॉन्ट्रैक्ट कोई एग्रीमेंट बनाना है तो कम से कम 2 पार्टीज़ तो होनी चाहिए ना। तो ये नॉर्मल थिंग है, मीन्स दिस इज़ कॉमन सेंस, बट लिखा नहीं हुआ है। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ऑब्वियसली लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट करनी होंगी। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, मीनिंग जो होना चाहिए वो सर्टेन होना चाहिए। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ है, आप बोलो कि भाई आप जो है वो घर खरीद लेना, 3 महीने के बाद खरीद लेना, ठीक है, और 3 महीने के अंदर ही क्या हो जाता है, मान लो किसी की डेथ हो जाती है या नहीं वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाता, तो पॉसिबल ही नहीं है ना अब तो परफॉर्म करना। तो ये इसके लिए देखो बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कि मान लो मैं आपको बोलती हूँ कि आप जो है ना वो इस डेट को, आप या तो इस डेट को परचेज़ कर लेना, और अगर आपने इस डेट को परचेज़ नहीं किया तो फिर हम किसी और को सेल कर देंगे। तो अब मैंने उस डेट तक वो चीज़ खरीदी नहीं और उसके बाद आपने किसी और को सेल कर दी, तो यानी कि मैंने अपनी जो पार्ट है वो परफॉर्म नहीं किया ना। तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आप या मैं आपको स्यू नहीं कर सकती हूँ। सो दीज आर द essentials of a valid contract which are given under section, these are given under section and these are not given under section but they are considered to be essential, लेकिन ये ज़रूरी है। फिर ना डिटेल में देखो फर्स्ट ग्रेड में नहीं आएगा, फर्स्ट ग्रेड में बड़ी बेसिक नॉलेज आएगी। तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की मैं वीडियोज़ लाऊंगी, पूरा कंप्लीट कराऊंगी, और जो भी टॉपिक्स रह जाएंगे